पता नहीं चार्ज है या नहीं, उधर ही रही हो अब। लाइव की क्लास मैंने उधर ही दे रही। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। हेलो एवरीवन। चलिए भाई, फटाफट से एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए वीडियो ऑडियो एवरीथिंग इज प्रॉपर और नॉट। सो आज से आगाज करेंगे हम लोग एक और नई शुरुआत की। हेलो एवरीवन, a very warm greetings to all of you and a very warm welcome to all of you। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो भाई जल्दी से एक बारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। चलेगा, एक और नई शुरुआत। हर हर महादेव। आई एम वेरी फिट एंड वेरी फाइन। जय श्री श्याम, जय श्री राम। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। चलिए भाई, सो लेट जस्ट स्टार्ट द सेशन। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की एक और बहुत ही प्यारी सी क्लास से। हम लोग शुरुआत करते हैं, एक और नया सफर हमारा शुरू हो रहा है। चलिए, सो लेट जस्ट स्टार्ट द सेशन। क्लास है, पता है आप सभी को, बायोलॉजी की। और बायोलॉजी के अंदर सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं, तो अगर मैं विटेज की बात करती हूँ, विटेज के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। चैप्टर है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि अगर हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर बात की जाती है, एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, इससे पहले बेसिकली अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बार एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम दे रहे होंगे। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए स्पेसिफिकली मैं बता देती हूँ, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कौन-कौन से चैप्टर्स में आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। एक बार इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आज एक बारी देख लेते हैं। ठीक है? अलग-अलग तब बच्चों के मैसेजेस आते हैं, तो तब थोड़ा-सा उससे बेटर है मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ कौन-कौन सा चैप्टर आपको यहाँ से कवर करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करती हूँ, बायोलॉजी में आ जाओ। अगर जीव विज्ञान की बात की जाती है, तो आपको आपको पता ही है कि भाई जीव विज्ञान है क्या? जीवों का विज्ञान। यानी कि क्लास किसकी है? आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब ही आपको पता है कि भाई बायोलॉजी का मतलब ही क्या है? 2 शब्दों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना शब्द बायो प्लस लॉजी, जिसका मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। यानी कि जीवों का विज्ञान ये है, जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। देखो, बायोलॉजी का जो सिलेबस है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे? आपके 11 से 12 टॉपिक हैं जूलॉजी के जो आपको पढ़ने हैं। टॉपिक कौन-कौन से हैं? सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान,
सेल बायोलॉजी या फिर अगर हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, और पोषण के अलावा चौथा चैप्टर है आपका डिजीजेस यानी कि रोग। तो आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है या फिर आने वाले टाइम में अभी कोई भी आपका एग्जाम है, एक्स वाई जेड, ये 4 चैप्टर आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इन चारों चैप्टर की आपको मतलब एक-एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इन चारों चैप्टर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। ठीक है? इसके बाद अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाएगा आपका एक। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्ट, देखो, अगर मैं स्टार के बेसिस पे आपको बताऊँ ना तो 3 स्टार मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 4 चैप्टर है। इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ-साथ जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, ठीक है? तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं। इसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है? तो ये 4 चैप्टर आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल बायोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड डिजीज। आज सबसे पहले जिस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे, आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि हम शुरुआत करेंगे अपनी बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। आपको पता है, कभी भी हम अपने शरीर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम अपने शरीर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर किसके कंट्रोल में है और कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर को कंट्रोल में रखता है। तो हमारे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य 2 सिस्टम का है। 2 ही अंग तंत्र है, एक है आपका एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा आता है आपका नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम या फिर दूसरा कौन-सा है आपका? दूसरा आता है आपका नर्वस सिस्टम। तरीके से तब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र, ये है क्या? ऐसे समझिएगा, देखो, अगर हम अपने शरीर की बात करें, अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, आप सभी को पता है अगर हम मानव शरीर की बात करते हैं, अगर हम मनुष्य की बात करें, तो हम किस तरीके के जीव हैं? वी आर द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हम किस तरीके के जीव हैं? तो हम सभी के सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? इस बात से मतलब है कि हम सभी के सभी जो जीव हैं, हम सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। और बेटा जी, बहुकोशिकीय जीवों से मतलब क्या है? बहुकोशिकीय जीव से मतलब है ऐसी जीव जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा पूरा का पूरा शरीर अरबों-खरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। अगर हमारे शरीर के अंतर्गत अरबों-खरबों कोशिकाएँ, हाँ जी, हाँ जी, हरमनजीत जी, हमारी क्लास जो होगी, डेली 8 बजे होगी। ठीक है? हमारी जो क्लास होगी डेली 8 बजे होगी। साउंड सही नहीं आ रहा है, ओके, साउंड को एक बार चेक कर लेते हैं, साउंड में क्या इश्यू आ रहा है? जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, हरमनजीत जी, हमारी क्लास जो होगी, डेली 8 बजे होगी। ठीक है? हमारी जो क्लास होगी डेली 8 बजे होगी। साउंड सही नहीं आ रहा है, ओके, साउंड को एक बार चेक कर लेते हैं, साउंड में क्या इश्यू आ रहा है? जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, हरमनजीत जी, हमारी क्लास जो डेली 8 बजे होगी। ठीक है? हमारी जो क्लास होगी देखिए, नहीं आ रहा है, ओके, साउंड को एक बार चेक कर लेते हैं, साउंड में क्या इश्यू आ रहा है? जस्ट अ सेकंड। ये मतलब आपके साथ शायद प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से साउंड बिल्कुल ओके है।
चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या कहा, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, हम जीव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मानव शरीर के बारे में। तो जो मनुष्य का शरीर होता है, वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम किस तरीके के जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि जो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। हमारे शरीर के अंतर्गत बिलियंस सेल पाई जाती हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। अगर हमारा शरीर अगर हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? यानी कि हमारे शरीर का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? अगर हम अपने शरीर की बात करें, तो हमारे पूरे के पूरे शरीर का नियंत्रण होता है हमारे 2 अंग तंत्रों के हाथ में, ठीक है? 2 ऐसे अंग तंत्र हैं मानव शरीर के अंतर्गत जो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं और हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये कौन-कौन से 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम हैं? सबसे पहले एक सिस्टम देखो, हमारे शरीर में पूरा का पूरा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका काम है? केमिकल्स का काम है। हमारे शरीर के अंतर्गत कुछ ऐसे रसायन होते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो करते क्या है? जो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। देखो, हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं है, हमारी बॉडी में देखो आपको प्यार हो रहा आपको किसी से प्यार है? ना आपको किसी को आपने किसी को देखा और एक नज़र में आपको प्यार हो गया। आपके शरीर में डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, रिप्रोडक्शन चल रहा है, आपके शरीर में रेस्पिरेशन चल रहा है। जितनी भी क्रियाएँ आपके शरीर में चल रही हैं, आप कुछ सोच पा रहे हो, आप सपने देख पा रहे हो, आप ड्रीम्स देख पा रहे हो, एंड आप सोच पा रहे हो कि मुझे ऐसा करना है एंड आई कैन डू इट, आई विल डू इट। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आई कैन डू एंड आई विल डू इट, ठीक है? ऐसी स्थिति तब होती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस कंडीशन में आपके शरीर में जितनी भी प्रोसेस चल रही है, वो सभी के सभी जो प्रोसेस हैं, वो किसी न किसी केमिकल के कंट्रोल में है। तो सारा का सारा जो लोचा है हमारे शरीर में, केमिकल्स का है, रसायनों का है। 2 तरीके के केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में जो रिलीज़ होते हैं, ठीक है? चलो, कौन-कौन से 2 तरीके के, अगर हम बात करें, कौन-कौन से 2 तरीके के वो रसायन हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक है हमारा नर्वस सिस्टम, एक तंत्र है हमारा नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसको हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। और इसी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर के अंतर्गत कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, जिनको हम जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम हम देते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये कहाँ पर, तो ये केमिकल्स आपके सिक्रेट किए जाते हैं न्यूरॉन्स के द्वारा। तो हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नाम के कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं। देखो, मतलब इस बात को ऐसे समझिएगा, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। इसको ना ऐसे समझिएगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा हमारे शरीर में किसके कंट्रोल में है, तो ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी में हर एक चीज केमिकल्स के कंट्रोल में है, हर एक चीज रासायनों के कंट्रोल में है। कुछ रसायन हमारे शरीर के अंदर है, 2 तरीके के कंट्रोलिंग, ठीक है? 2 तरीके के कंट्रोलिंग, ठीक है? अगर हम बात करें, हमारे शरीर के अंतर्गत 2 तरीके के कंट्रोलिंग केमिकल्स हैं, जो क्या करते हैं, जो सीधा-सीधा हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। चलिए, पीएसआई राजेश, क्वीन ऑफ बायोलॉजी, नहीं तो मैम। अरे वाह! थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजेश जी। किसको साउंड नहीं आ रहा है? किसको साउंड नहीं आ रहा है भई? किस-किस के साथ साउंड की है ये बताइए?
चलो, ठीक है, केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं, रसायनों की अगर हम बात करें, देखो 2 तरीके के केमिकल्स होते हैं। एक होते हैं हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, व्हिच विल बी द न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनको कौन सिक्रेट करता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन किया जाता है न्यूरॉन्स के द्वारा। हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं, और न्यूरॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। हमारा पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा पूरा का पूरा जो तंत्रिका तंत्र है, तो हमारे तंत्रिक तंत्र के अंतर्गत न्यूरॉन्स होते हैं, जो कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं। और इन केमिकल्स को हम किस नाम से जानते हैं? इन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है? दूसरा अगर मैं बात करती हूँ, सेकंड, दूसरा यहाँ से एक चीज समझिएगा, हमारे शरीर के अंतर्गत दूसरे रसायन कौन से हैं? अगर दूसरे रसायन की बात की जाए, तो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा जो दूसरे रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम जानते हैं हॉर्मोन्स के द्वारा। तो हमारे शरीर के अंतर्गत 2 प्रकार के केमिकल्स होते हैं, 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो करते क्या हैं? हमारे पूरे के पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं। एक रासायन पदार्थ होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, जिनका सिक्रेशन जो इनका श्रवण कौन करते हैं? जिनको रिलीज़ करते हैं हमारे न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम पूरे के पूरे तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है? दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरे केमिकल्स होते हैं हॉर्मोन्स। और इन हॉर्मोन्स को कौन सिक्रेट करता है? तो जितने भी हॉर्मोन्स हैं, ये सिक्रेट किए जाते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली ग्लैंड्स, या फिर अगर हम बात करते हैं ग्रंथियों के द्वारा। और ग्लैंड्स कहाँ पर है? तो ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है? तो एंडोक्राइन सिस्टम का सीधा सा मतलब है, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर अगर हम बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र, तो यानी कि ये दोनों के दोनों ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर के, ये दोनों के दोनों अंग तंत्र एक ऐसे अंग तंत्र हैं हमारे शरीर के, जो पूरे के पूरे शरीर को हमारे नियंत्रित कर रहे हैं। यानी कि मैं कहूँ, अगर आपका एक बाल टूटता है, बाल टूटने से लेकर के आपके पैरों में जरा-सा काँटा चुभता है, तो हर एक चीज़ का जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है आपके शरीर में, चाहे पाचन हो, आपके शरीर में चाहे रिप्रोडक्शन हो, आपके शरीर में चाहे श्वसन की प्रक्रिया चल रही हो, प्रजनन की प्रक्रिया चल रही हो, वो सब कुछ किसके थ्रू होता है? तो सारे के सारे सिग्नल्स या तो न्यूरॉन्स के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, या फिर किसके माध्यम से? हमारे हॉर्मोन्स के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। या तो कौन करते हैं? न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर करेंगे, या फिर कौन करते हैं? हॉर्मोन्स इनका स्थानांतरण करते हैं। ठीक है? ऐसे ही होता है, या तो क्या करेंगे? हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? रसायनों क्या करेंगे? रसायनों को ट्रांसफर करेंगे, या फिर हॉर्मोन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंतर्गत पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र को खत्म होने के बाद फिर हम किसको पढ़ेंगे? न्यूरो सिस्टम को देखेंगे, नर्वस सिस्टम को हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है? इज़ इट ओके? किया जाए शुरुआत? लव के लिए ज़िम्मेदार हाइपोथैलेमस है क्या? हाँ जी भाई, लव के लिए बिल्कुल। चल मैं क्लासेस ल मैम लाइव क्लासेस चल रही हैं, फिर कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, हमारे कमेंट को तो कोई नहीं देख रहा। सत्यनारायण मीना, आप आपके कमेंट्स आप कर रहे हो, आपके कमेंट्स को कौन नहीं देख रहा है? लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच प्रिंस जी, थैंक यू सो मच मैम, योर टीचिंग टाइप इज़ सच एन एक्सीलेंट मैम। थैंक यू सो मच। खुरखुर टाइप की आवाज़ आ रही है। चलिए, देखो मैं किसी भी स्टूडेंट का कोई भी
आंसर नहीं करने वाली हूँ अभी। अगले 10 से 15 मिनट सिर्फ आप मेरी बातों को सुनोगे। ना मैं आपसे कोई क्वेश्चन का जवाब दूँगी और ना ही ठीक है? देखो जो क्लासेस होंगी आपकी डेली चलेंगी 8 से 9 बजे। क्लास का टाइमिंग है आप 8 से 9, ठीक है? चलिए। सो जल्दी से आप लोगों को हेडिंग लगाना है आज का चैप्टर, आज का टॉपिक क्या है हमारा? तो भई आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर के कहूँ तो अंतःस्रावी तंत्र। आज हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं? तो भई आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम या फिर अगर हम बात करते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र। अब आपको पता है इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगर हम अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे की पूरी ग्लैंड्स के बारे में, पूरे के पूरे हार्मोन्स के बारे में। ठीक है? सीधे-सीधे अगर हम बात करें, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे शरीर के अंतर्गत कौन-कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है और किस ग्लैंड के द्वारा किस हार्मोन का श्रवण किया जाता है। ग्लैंड्स यानी कि अगर मैं बात करूँ ग्रंथि की, और ग्रंथि के साथ-साथ ऐसी कौन-सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के अंतर्गत ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रवण करती है? ऐसी कौन-सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के अंतर्गत थायरोक्सिन को सिक्रेट करती है? ऐसी कौन-सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के अंतर्गत इंसुलिन नामक हार्मोन का श्रवण करती है? आपको एक ऐसी ग्रंथि के बारे में बताना है। ठीक है? चलिए। सबसे पहले अगर हम ग्लैंड्स की बात करें या फिर सबसे पहले अगर हम ग्रंथि की बात करें, ग्लैंड्स या फिर ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे शरीर के अंतर्गत कौन सी ग्रंथि किस हार्मोन का श्रवण करती है, तो यही सब कुछ हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सारी के सारी ग्लैंड्स हमारे शरीर के अंतर्गत और हमारी बॉडी में कितने हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन का कार्य क्या है, ये सब कुछ हम पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है? चलिए, अभी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले सरकार हम बात करने वाले हैं ग्लैंड्स की, बट एक्चुअली व्हाट आर द ग्लैंड्स? ग्लैंड्स होती क्या है? किसे आप ग्लैंड्स कहते हैं? किसे आप ग्रंथि कहते हैं? यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर हम ग्रंथि की बात करते हैं, ग्रंथि किसे कहा जाता है? कैसे आप डिफाइन कर पाओगे दैट इज़ अ ग्लैंड? कैसे आप बता पाओगे कि यह एक ग्रंथि है? किसे हम ग्रंथि कहते हैं, ये आप कैसे बता पाओगे? ठीक है? चलिए, बताएँगे आप? देन चलिए, ग्लैंड्स की बात करें, अगर हम ग्रंथि की बात करें, तो आपको पता है हमारा पूरा का पूरा शरीर किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है? देखो, अगर हम बात करते हैं हमारे जीवन की शुरुआत, यानी कि अगर हम अपने बॉडी की बात करें या फिर अगर हम अपने शरीर की बात करें, कुल मिलाकर के हमारा शरीर किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है? सो आवर बॉडी इज़ बेसिकली, यानी हमारे शरीर की जो संरचना है, वो किसी न किसी सेल या फिर किसी न किसी कोशिका से मिलकर के हुई है। धीरे-धीरे क्या होता है कि यही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती चली गई, कोशिकाओं के समूह मिलते चले गए, और जैसे-जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत कोशिकाओं के समूह मिलते चले गए, ग्रुप ऑफ सेल्स ने आगे जाकर के किसकी फॉर्मेशन की? कोशिकाओं के समूह ने आगे जाकर के टिश्यू का निर्माण किया, आगे जाकर के हमारे शरीर के अंतर्गत ऊतक का निर्माण किया। जैसे हमारी बॉडी के अंतर्गत टिश्यूज, यानी कि एक के बाद एक टिश्यू, एक के बाद एक टिश्यू, तो टिश्यूज तब मिलनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने क्या किया? ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने हमारे शरीर के अंतर्गत टिश्यू सिस्टम को डेवलप कर दिया।
इन्होंने क्या किया हमारे शरीर के अंतर्गत एक टिश्यू सिस्टम को डेवलप कर दिया, यानी कि इन्होंने हमारे शरीर के अंतर्गत एक ऊतक तंत्र का निर्माण कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते ही हैं, हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग हम किसे कहते हैं? हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, सबसे बड़ा अंग हम किसे कहते हैं? बताइए। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी? अगर हम मानव शरीर की बात करते हैं, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है? अंग हम किसे कहते हैं? बताइए। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी? अगर हम चलिए, सो बताइएगा, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है, दैट इज द स्किन। वेरी नाइस, नॉट लिवर। ये जितने लिवर के साथ जा रहे हैं सबके लिए मेरे पास डंडा है, ठीक है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है, दैट इज द दैट इज द स्किन। तो ये होता है स्किन। देखो, स्किन की अगर हम बात करें, देखिए सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी है एपिडर्मा। एपिडर्मा के नीचे क्या है? एपिब्लेमा, एपिथेलियल, एडिपोस। एक के बाद एक टिश्यू आती जा रही है, एक के बाद एक ऊतक आती जा रही है, ठीक है। अगर एक के बाद एक लेयर आती जा रही है, तो भाई ये मिलकर के क्या एक टिश्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रही है, हमारे शरीर के अंतर्गत एक ऊतक तंत्र का ये निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यही ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइन होते चले जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? ये धीरे 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 हमारे शरीर के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे शरीर के अंतर्गत अलग अलग अंगों का निर्माण शुरू कर देते हैं, यानी कि ऑर्गन्स बनाना शुरू कर देते हैं, हमारे शरीर के अंतर्गत अंग बनाना शुरू कर देते हैं। और यही अंग है जो हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करते हैं, और फिर उसी ऑर्गन सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन चलता है, ठीक है। देखो यहां से ऐसे समझिएगा, व्हाट आर द ग्लैंड्स। धीरे धीरे क्या हुआ? टिश्यू सिस्टम ने क्या बनाया? ऑर्गन्स बनाए। और ऑर्गन्स ने किसकी फॉर्मेशन कर दी? तो बेटा ऑर्गन्स ने किसकी फॉर्मेशन कर दी? ऑर्गन्स ने हमारे शरीर के अंतर्गत ऑर्गन सिस्टम को डेवलप कर दिया। हमारे शरीर के अंतर्गत क्या किया? हमारे शरीर के अंतर्गत अंग तंत्र का निर्माण कर दिया, या फिर हमारे शरीर के अंतर्गत ऑर्गन सिस्टम को डेवलप कर दिया, ठीक है। विकास बेटा ये एसएससी में नहीं आता, कहाँ काम आएगा ये चैप्टर तुम्हारे? क्यों पढ़ा रही हूँ मैं? पागल खड़ी हुई दिख रही हूँ क्या तुम्हें यहाँ? एक कमेंट 20 बार कर चुके तुम। मैं यहाँ खड़ी हुई कुछ पागल दिखाई दे रही हूँ? मैं एनर्जी वेस्ट ऐसे ही कर रही हूँ अपनी, मतलब यार लिमिट होती है। क्वेश्चन करो, तुम इतने छोटे बच्चे रह गए हो? एसएससी की तैयारी तुम करने जा रहे हो? सिलेबस बता दिया, टॉपिक बता दिया, ये बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास में टाइम से आए होते, क्लास में शुरू से देखी होती तो पता होता। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि। हम ग्लैंड किसे कहते हैं? ठीक है, अब अगर हम ग्लैंड की बात करें, अब अगर हम ग्रंथि की बात करें, तो ग्रंथि हम किसे कहते हैं? तो देखो बेटा, इस बात को समझिएगा, ग्लैंड्स होते क्या है? व्हाट आर द ग्लैंड्स? सबसे पहला पॉइंट देखिए, हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गन्स, सच ऑर्गन्स, यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ ऐसे अंग जो हमारे शरीर के अंतर्गत या तो किसी एंजाइम का सिक्रेशन करते हो, जो हमारे शरीर के अंतर्गत किसी न किसी विशेष प्रकार के एंजाइम का श्रवण करते हो। एंजाइम के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं, वो हमारे शरीर के अंतर्गत किसी न किसी हार्मोन का श्रवण करते हो, किसी न किसी हार्मोन का सिक्रेशन करते हो। हार्मोन के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं,
ऐसी ग्रंथि जो हमारे शरीर के अंतर्गत किसी न किसी जूस का सिक्रेशन करती हो, जो किसी न किसी रस का श्रवण करती हो, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? ऐसे ही अंगों को हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं, ऐसे ही अंगों को हम ग्रंथि कहते हैं। ठीक है? चलिए, तो देखो सबसे पहले अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूँ, आप ग्लैंड्स को कैसे डिफाइन करोगे? आप ग्रंथि को क्या कहोगे? बट व्हाट इज़ ग्लैंड? एक्चुअल में ग्लैंड होती क्या है? ग्रंथि होती क्या है? तो बहुत आसान शब्दों में आप कह सकते हो और कैसे डिफाइन करोगे आप? That such organs which secretes, which secretes juice, enzyme, juices, enzymes or hormones inside our body or hormones inside our body जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो हमारे ऐसे अंग जो हमारे शरीर के अंतर्गत ठीक है जो हमारे शरीर के अंतर्गत किसी रस एंजाइम या हार्मोन का स्रावन करते हो ठीक है चलिए भाई हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ ऐसे अंग मानव शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले ऐसे अंग वह अंग जो मानव शरीर के अंतर्गत जो मानव शरीर के अंतर्गत किसी रस यानी कि किसी एंजाइम रस या हार्मोन का श्रवण करते हो या हार्मोन का श्रवण करते ठीक है ऐसे अंग को हम किस नाम से जानते हैं ऐसे अंग को हम ग्रंथि के नाम से जानते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें लिवर यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये क्या करती है ये हमारे शरीर के अंतर्गत एक जूस का श्रवण करती है लिवर क्या करता है हमारा जो लिवर है यकृत है ये हमारे शरीर के अंतर्गत एक जूस का श्रवण करता है एक रस का श्रवण करता है एक जूस का या फिर अगर हम बात करते हैं एक रस का श्रवण करता है और तब ये किसी जूस का श्रवण करता है तो ये किसी रस का श्रवण करता है तो भाई ये जूस को या फिर रस का श्रवण जैसे फॉर एग्जांपल बाइल जूस अगर ये हमारे शरीर के अंतर्गत किसी जूस का सिक्रेशन कर रहा है यानी कि ये क्या कर रहा है हमारे शरीर के अंतर्गत पित्त रस का श्रवण कर रहा है ऐसा अंग जो किसी जूस का श्रवण कर रहा है उसको हमने ग्रंथि कहते हैं नेक्स्ट फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं पेनक्रियास हम किसकी बात करें पेनक्रियास हम बात करें अग्नाशय अग्नाशय हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाला ऐसा अंग होता है जो कुछ एंजाइम का श्रवण करता है जैसे फॉर एग्जांपल पेनक्रियास क्या करता है पेनक्रियास हमारे शरीर के अंतर्गत कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का श्रवण करता है ठीक है क्या करता है हमारे शरीर के अंतर्गत कुछ पाचक एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम का श्रवण करता है एंजाइम का कैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ ये किसका ये ट्रिप्सिन का हमारे शरीर के अंतर्गत ये ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम का श्रवण करता है ठीक है ये क्या करता है हमारे शरीर के अंतर्गत अगर मैं कहूँ तो ये एमाइलेज का श्रवण करता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज का ये श्रवण करता है ठीक है इसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो पेनक्रियास क्या है पेनक्रियास हमारे शरीर के अंतर्गत किसी विशेष प्रकार के हार्मोन का श्रवण करता है
और ये हमारे शरीर के अंतर्गत किस हार्मोन का श्रवण करता है? जैसे अलग-अलग हार्मोन का श्रवण करता है। जैसे हमने पढ़ा है कि भई अगर हम बात करते हैं ये हमारे शरीर के अंतर्गत इंसुलिन नाम के हार्मोन का श्रवण करता है। ये हमारे शरीर के अंतर्गत क्या करता है? ग्लूकागन नाम के हार्मोन को श्रवण करता है। कोई भी ऐसा अंग जो हमारे शरीर के अंतर्गत किसी जूस यानी कि या तो वो क्या कर रहा हो हमारे शरीर के अंतर्गत किसी रस का श्रवण कर रहा हो जैसे पितरस, ठीक है? या फिर वो किसी एंजाइम का श्रवण कर रहा हो जैसे एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन ठीक है? या फिर लिपेस इस तरीके से किसी न किसी एंजाइम का श्रवण कर रहा हो या फिर ऐसा अंग जो हमारे शरीर के अंतर्गत किसी हार्मोन का श्रवण करता हो जैसे इंसुलिन का श्रवण कौन करता है? पैनक्रियास करता है। ग्लूकागन का श्रवण कौन करता है? पैनक्रियास करता है। पैनक्रियास को हम किस नाम से जानते हैं? पैनक्रियास एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर के अंदर जूस का सिक्रेशन कर रहा है, जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है, जो हमारे शरीर के अंदर एंजाइम का श्रवण कर रहा है। तो ये एक ऐसा अंग है जिसको हम ग्रंथि कह सकते हैं। सिमिलरली बात करें किसके लिव की यकृत की यकृत हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाला एक ऐसा अंग होता है जो क्या कर रहा है जो हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी जूस का सिक्रेशन कर रहा है जो किसी न किसी रस का श्रवण कर रहा है और ये किस रस का श्रवण कर रहा है तो ये यहाँ पर बाइल जूस यानी कि रस का श्रवण कर रहा है तो ये जो अंग है ये किस तरीके का अंग होगा सो अगर हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर को हम क्या कहेंगे ठीक है इज इट ओके तो लिवर को हम किस नाम से जानते हैं तो बेटा जी लिवर को हम लोग जानते हैं किस नाम से तो लिवर को हम लोग जानते हैं आपका सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं ग्लैंड के नाम से लिवर को हम जानते हैं ग्रंथि के नाम से चलिए बताइए कोई डाउट यहाँ तक कोई दिक्कत भी सिर्फ हमने चीजों को शुरू किया है इंट्रोडक्शन हुआ है अभी हम शुरुआत कर रहे हैं अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन मंजित स्किन होती है हमारी त्वचा होती है ठीक है बताइए ग्लैंड इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई हाँ या ना दीप्ति रंजन राउत बेटा तब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक है सुशांत कुमार कह रहे मैं मूड ऑफ था लेकिन हम बस अरे वाह क्या बात है चलिए बस समझो इस बात को नेक्स्ट अब अगर हम बात करेंगे चलिए कोई बात नहीं मंजीत कुमार बेस्ट कंसर्ट में हमारे वहाँ थैंक यू सो मच चलो नेक्स्ट तो ये बात किसकी हो गई ये बात हो गई ग्लैंड्स की कि भाई ग्लैंड्स एक्चुअल में हम किसे कहते हैं देन बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा आगे अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा कहानी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझिएगा दूसरा अब ये ग्लैंड्स क्या कर रही है देखो हमने क्या कहा कि हम ग्लैंड किसे कहते हैं कोई भी ऐसा ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर किसी एंजाइम किसी हार्मोन या फिर किसी जूस का सिक्रेशन करता हो किसी रस का श्रवण करता हो तो जूस तो आपको पता है लिक्विड को हम जूस कहते हैं रस कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा व्हाट आर द एंजाइम्स आप में से जितने भी स्टूडेंट है आपके मन में आएगा कि मैम एंजाइम्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द हार्मोन्स हार्मोन्स क्या होते हैं तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये एंजाइम्स है क्या व्हाट आर द एंजाइम्स अब हेडिंग आपको लगाना है कि दैट एक्चुअल में व्हाट आर द एंजाइम एंजाइम हम किसे कहते हैं एंजाइम्स होते क्या है व्हाट आर द एंजाइम
अगर हम एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम क्या होती है? तो सीधा-सीधा आप कह सकते हो, देखो, आपने केमिस्ट्री में ना कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम को हम किस नाम से जानते हैं? सो दीज आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। इनको हम बायो कैटलिस्ट या फिर किस नाम से जानते हैं? इनको सरकार हम जानते हैं जैव उत्प्रेरक के नाम से। इनको हम बायो कैटलिस्ट या फिर किस नाम से जानते हैं? जैव उत्प्रेरक का नाम देते हैं। बायो कैटलिस्ट या फिर जैव उत्प्रेरक की बात करूं तो जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या है? जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? जैव उत्प्रेरक से मतलब क्या है यहाँ पर? बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर बात की जाती है आपकी, तो देखो, केमिस्ट्री में ना आप लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है। केमिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों ने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा है। कैटलिस्ट या फिर आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है? लोगों ने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा है कि भाई कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते क्या है। ऐसे रासायनिक पदार्थ, अगर हम बात करते हैं कैटलिस्ट होते क्या है, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करते हैं। आप सीधा कह सकते हो कि वह रासायनिक पदार्थ जो किसी भी जो किसी भी अभिक्रिया की दर को जो किसी भी अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करते हैं। अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करते हैं। दर को नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम क्या कहते हैं सरकार? तो भाई ऐसे केमिकल्स को हम कैटलिस्ट कहते हैं। ऐसे केमिकल्स को हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कहते हैं स्पेशली, यानी कि सीधा-सीधा आप कह सकते हो which chemical compounds which controls the rate of any chemical reaction। तो आप सीधा-सीधा अगर आपको कैटलिस्ट को डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो such chemical substances which controls the rate of any chemical reactions। rate of any chemical reaction, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझना, हमारे आसपास कोई अभिक्रिया चल रही है, कोई भी केमिकल अभिक्रिया, कोई भी केमिकल प्रोसेस चल रहा है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर में एसिडिटी बन गई, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। तो उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, उस केमिकल रिएक्शन के रेट को करने के लिए, उस केमिकल रिएक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फटाक से पानी में इनो घोला और उसको पी लिया, ठीक है। वहां पर जो इनो है किसका काम कर रही है? एंजाइम की तरह कार्य कर रही है, जो क्या कर रही है, उस रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करके खत्म कर देगी। अब उस सीधा सीधा मैं कहूं तो उस केमिकल रिएक्शन को ही खत्म कर देगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाइजेशन की प्रोसेस हमारे शरीर में चल रही है, पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही है। आपने क्या किया? सुबह उठे आप, है ना, आपको बॉडी में बड़ा, आपको ना बड़ा लो लो फील कर रहे थे, आप अंदर से, आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, आपके शरीर में अंदर से एनर्जी नहीं है। आप सुबह उठे तो मतलब मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने सुबह सुबह आलू के पराठे बनाए, बढ़िया मलाई मार के, मक्खन मार के ना, चाय के कप के साथ आलू के पराठे आपके सामने परोस दिए। आपके शरीर को किस चीज के एनर्जी थी, किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? आपके शरीर को रिक्वायरमेंट किस चीज की थी? आपके शरीर को रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, ग्लूकोज की, एटीपी की। मम्मी ने क्या किया आपको पता है? हमारे शरीर को तब कभी भी, अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, तो हमारा शरीर किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? एक्चुअल में जो हमारा शरीर है बेटा, ये किस चीज से, तो ये किसी न किसी विशेष प्रकार की सेल से, या फिर ये किसी न किसी विशेष प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना होता है। और कोशिका को अपनी वृद्धि के लिए, या फिर कोशिका को अपने विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? किसी भी कोशिका को अपनी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता किस चीज की है? तो हमारी कोशिका को अपनी वृद्धि और अपने विकास के लिए रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, इसको चाहिए होती है ऊर्जा। और हमारे शरीर को ऊर्जा किसके रूप में चाहिए भाई? हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए एटीपी के रूप में। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है।
एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है भाई एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं, एडिनो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है, ये हम किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं भाई हम एटीपी को। ये तो हमारे शरीर को एनर्जी एटीपी के फॉर्म में चाहिए। मम्मी ने क्या किया, सुबह उठे और मम्मी ने आपको दे दिया भाई आलू का पराठा परोस दिया आपके सामने। उस आलू के पराठे में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आपको क्या मिल गया? एक आलू का पराठा मिल गया। अब ये जो आलू का पराठा आपको मिला है, इस पराठे के अंदर भर भर के क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंतर्गत है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है फैट, इसके अंदर है वसा। ठीक है, आपके शरीर को तो एटीपी चाहिए था। इसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इसके अंदर प्रोटीन हो सकता है, यानी कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है फैट। ठीक है भाई, क्या हुआ? आपने खा लिया पराठा, पराठे में कार्बोहाइड्रेट मिला, आपको फैट मिला, आपके शरीर को एटीपी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो फटाफट क्या करेंगे? इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करेंगे। चल भाई, मतलब इसको तोड़ना शुरू करेंगे, और वो तब इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देंगे? और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देंगे। भाई कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने का काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ एंजाइम है। अब इस एंजाइम ने क्या किया, मतलब नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट कब जाकर के ग्लूकोज में टूटता, और कब जाकर के ग्लूकोज किस में टूटता? ग्लूकोज एटीपी में टूटता। अब क्या किया, हमारे शरीर में कुछ एडिशनल केमिकल को ऐड कर दिया, कुछ रसायनों को जोड़ दिया, जिन्होंने इस दर को, इसकी अभिक्रिया दर को बढ़ा दिया, रिएक्शन रेट को बढ़ा दिया। तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है जल्दी से ग्लूकोज में टूट जाएगा। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सेम जैसे अगर हम बात करते हैं फैट, वसा, वसा को तोड़ने के लिए अब क्या होगा? अब वसा को तोड़ना है, तो वसा को तोड़ने के लिए हमारे शरीर में कुछ एंजाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल लिपिस। लिपिस क्या है? एक एंजाइम है जो करता क्या है? वसा का पाचन करता है। अब लिपिस क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा, और वसा को किस में तोड़ देगा? तो वसा को ये तोड़ देगा फैटी एसिड में। वसा को ये किस में ब्रेक कर देगा? तो वसा को, वसा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम जानते हैं फैटी एसिड, या फिर किस में? जिसको हम जानते हैं वसीय अम्ल के अंतर्गत। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कौन है ये? प्रकाश जी है ना? ये प्रकाश, क्या नाम है? प्रकाश ही नाम है ना? अब समझ नहीं आ रहा मैम, समझ नहीं आ रहा। भैया एक दिन में डॉक्टर बन जाओगे क्या? पेशेंस तो रखो, पहली बार क्लास में आए हो। ठीक है, आज पहली बार आप क्लास में आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम एक दिन में डॉक्टर बन जाओगे? थोड़ी पेशेंस रखो। आप पेशेंस, पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीजों को समझो। समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, तब समझ आएंगे। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, या फिर दुनिया के आप अनोखे ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा। सब ऐसे ही होते हैं, धीरे 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 ग्रास्प होती है चीजें। शुरुआत करोगे, धीरे 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 समझ आएगा। वैसे पेशेंस रखो। कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट्स करने के बजाय इसको समझो, पेन लेके बैठो। इतने कमेंट्स मत करो, नहीं रिप्लाई देने वाली मैं। जय श्री कृष्णा अमित जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पवनी, नोट्स आपको सब कुछ एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। एवरीथिंग विल बी ऑन एप्लीकेशन। चलिए, बढ़िया, आगे आ जाइए। डन। तो हमने क्या कहा, हमारे शरीर के अंदर चलने वाली जितनी भी केमिकल प्रोसेस हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोसेस की रेट को कंट्रोल करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, या फिर कैटलिस्ट। अब देखो, जैसे हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन है भाई? एमाइलेज है। अब एक एंजाइम होता है हमारे पास एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है।
तो ये जो एमाइलेज है, ये जो लिपिज है, ये सब क्या है? दीज आर द एंजाइम। इनको हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो भाई हमारे शरीर के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी जैविक अभिक्रिया है, तो ये क्या करता है? ये सभी के सभी जैविक अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस। कैटलिस्ट हम किसे कहते हैं? तो भाई कैटलिस्ट हम कहते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे रासायनिक पदार्थ, या फिर एंजाइम हम किसे कहते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के अंतर्गत होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिर हमारे शरीर के अंतर्गत चलने वाली जैविक अभिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या कहा? जैसे अमाइलेज हो गया, लिपिज हो गया। अरे इसको फिर से एक बार समझ लेना। मतलब जैसे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो एमाइलेज। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमें कराना है, ठीक है, हमने क्या किया? हमने भरपूर मात्रा में प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन का डाइजेशन हमें कराना है। तीसरा, हमने क्या किया? भरपूर मात्रा में फैट्स खा लिया, भरपूर मात्रा में हमने वसा का सेवन कर लिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए है एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा, ठीक है। प्रोटीन के पाचन के लिए जैसे अगर हम बात करते हैं पेप्सिन की, पेप्सिन के अलावा एक और होता है, पेप्सिन के अलावा ट्रिप्सिन। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करते हैं, वही अगर हम फैट्स की बात करें, वसा की बात करें, तो वसा का पाचन करने के लिए जैसे हमारे शरीर के अंदर केमिकल होता है जिसको हम लिपिस कहते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन को उठाएंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे, प्रोटीन को किस में तोड़ देंगे? तो प्रोटीन को ये अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक कर देते हैं। प्रोटीन को ये किस में तोड़ देंगे? प्रोटीन को ये अमीनो अम्ल के अंतर्गत तोड़ देंगे, अमीनो एसिड के अंदर ये इसको ब्रेक कर देंगे। आपको पता है ना प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रोटीन के स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो प्रोटीन के स्मॉलेस्ट यूनिट हम कहते हैं अमीनो एसिड को, प्रोटीन के स्मॉलेस्ट यूनिट हम कहते हैं अमीनो अम्ल को, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम फैट्स की बात करें, अगर हम लिपिड्स की बात करें, अगर हम वसा की बात करते हैं, भाई जो लिपिड्स है, जो वसा है, ये क्या कर रहा है? ये भी यहाँ पर फैट का डाइजेशन, और फैट को किसमें तोड़ देगा? फैट को तोड़ देगा। फैट की सबसे छोटी इकाई, वसा की सबसे छोटी इकाई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं वसीय अम्ल के नाम से, फैटी एसिड, या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं वसीय अम्ल के नाम से, ठीक है भाई। ये जो एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लिपिज है, ऑल दीज आर द एंजाइम। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले एंजाइम हैं, जो हमारे शरीर के अंतर्गत होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के दर को नियंत्रित कर रहे हैं। बताइएगा, दो चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ग्लैंड्स एंड एंजाइम्स। व्हाट आर द ग्लैंड्स? ग्लैंड्स के बाद आपको समझ आया होगा कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, चलिए, थैंक यू मैम, आई एम वेरी हैप्पी नाउ। अरे वाह मित, वेल डन। तो समझ आया होगा आपको एंजाइम हम कैसे कहते हैं। चलिए मंजी, थैंक यू सो मच। नितिन कुमार हिंदी में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये बैचेस जो हैं बाइलिंगुअल हैं। इस बैच में बच्चे हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं। नहीं, रणवीर, डायरेक्ट एमिनो एसिड हम नहीं खा सकते क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर टूटते हैं। हमारे शरीर के अंतर्गत सेल्यूलर डाइजेशन होता है, अंतः श्वसन होता है हमारे शरीर के अंदर। मैंने कहा है ना, एक दिन में हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। देखो जैसे, बेटा, बहुत डीप क्वेश्चन है। चलो, आपको पता है जैसे एक जानवर होता है अमीबा, अमीबा की अगर हम बात करते हैं, देखो, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर के अंदर पाचन होता है जिसको हम अंतः पाचन कहते हैं।
यानी कि इंटरडाइजेशन, इंटरडाइजेशन। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर के बाहर, देखो 2 तरीके से डाइजेशन होता है बेटा, भोजन का। एक शरीर के अंदर, जिनके शरीर के अंदर होता है उसको कहते हैं इंटरडाइजेशन। इंटरडाइजेशन यानी कि अंतः पाचन, अंतः पाचन। और एक प्रकार के जानवर होते हैं जिनके शरीर में बाहर पाचन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं इंट्रा डाइजेशन, इंट्रा डाइजेशन। ठीक है, इंट्रा डाइजेशन का मतलब क्या है? जिसको हम बही पाचन कहते हैं, बही पाचन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनके शरीर में एकमात्र एक ही कोशिका है, तो वो बेचारी एक कोशिका क्या-क्या करे? प्रजनन भी उसे करना है, श्वसन भी उसे ही करना है, उसका डाइजेशन भी उसे ही करना है, तो सारे काम नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमीबा की बात करते हैं, आपने बचपन में 9th 10th क्लास में अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, तो जो अमीबा होता है, ठीक है? अगर हम अमीबा की बात करते हैं, ओके, तो अमीबा के अंतर्गत क्या चलता है? अमीबा के अंतर्गत इंट्रा डाइजेशन होता है। यानी कि क्या करता है? बाहर से ही डाइजेस्टेड फूड को लेगा। बाहर पहले भोजन का पाचन करेगा और बाहर से ही, मतलब बाहर से जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड को ही अमीबा खाता है। और हमारे शरीर के अंदर कैसा होता है? हमारे शरीर के अंदर इंटरडाइजेशन होता है। हम भोजन खाते हैं, हमारी कोशिका अंदर पाचन करती है, हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है। बेटा वी आर द मैमल्स, हम मैमल्स हैं। तो हमें मैमल्स इस तरीके के जानवर हैं, हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं। हम सभी स्तनधारी हैं। तो भाई क्या जरूरत थी भगवान को इतने अंग तंत्र हमारे शरीर में बनाने के? ना क्या ज़रूरत थी भगवान को हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने की? क्यों हमारे शरीर में पाचन तंत्र बनाया? क्यों हमारे शरीर में प्रजनन तंत्र बनाया? क्यों हमारी बॉडी के अंदर यूट्रस बनाया? क्यों हमारी बॉडी के अंदर टेस्टिस बनाए? तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बाहर से रेडीमेड बच्चे आ जाते, है ना? मतलब बात तो वही हो, देखो, आप जो बात को कह रहे हो अब उसको दूसरी भाषा में समझो। आपने क्या कहा कि हम बाहर से पाचन कर लेते, बाहर से सीधा हम एमिनो एसिड दे देते। अगर हम अमीनो एसिड को दे दें, तो सीधा कहने का मतलब ये है फर्टिलाइज़ेशन कराएँ, है ना? क्यों हम 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखें? सीधा भाई, सीधा दुनिया में भगवान ने बच्चे बना दिए होते, लोग बना दिए होते, और क्यों हमें इतनी साल की ज़िंदगी जीनी? यार मतलब तुम बच्चे बचपन में फिर 70-80 साल तुम्हें जीना है, सीधा 70-80 साल का ही बंदा ना उतार देते ज़मीन पे? इतने स्ट्रगल्स क्यों करनी? सीधा 40-50 की उम्र के ही लोगों को उतार दिया होता, इतने बड़ी इंसान सारे घूम रहे होते जानवर। समझो ना, प्रोसेस होता है एक। मतलब थोड़ा-सा देखना, बात को सोच के देखो। तो हमारे शरीर के अंदर अंतः पाचन होता है, इंटर डाइजेशन होता है। समझे बात को? चलो, तो इसीलिए हमारे शरीर के अंदर इस पाचन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन है? पाचन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एंजाइम्स है। ठीक है? देखो, यहाँ पर तीसरी टर्म क्या है? अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, एंजाइम्स, आपको क्लियर हुआ होगा? एंजाइम के बाद एक और तीसरी टर्म यहाँ पर आती है, एंड दैट इज द हार्मोन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो बेटा जी, जिसको हम जानते हैं सरकार हार्मोन के नाम से। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? व्हाट आर द हार्मोन्स? तो हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर नॉन एज द केमिकल मैसेंजर्स। इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो हार्मोन्स को हम जानते हैं कुछ केमिकल मैसेंजर्स के नाम से। यानी कि इनको क्या कहा जाता है? इनको सीधा सीधा कहा जाता है रासायनिक वाहक। रासायनिक वाहक का नाम हम इनको देते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे शरीर के किसी भी एक अंग से दूसरे अंग तक कुछ रासायनिक सिग्नल्स को पहुंचाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने का काम ये करते हैं। हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर्स, कुछ ऐसे रासायनिक वाहक
जो हमारे शरीर के एक अंग को जो कि हमारे शरीर के एक अंग से किसी भी दूसरे अंग तक ये क्या करते हैं? किसी न किसी संकेत को या फिर किसी न किसी इंफॉर्मेशन को पहुँचाने का कार्य करते हैं। इनका काम क्या है? इसीलिए इनको क्या कहा है? केमिकल मैसेंजर कहा है। ये क्या है? रासायनिक वाहक है। संदेश को लेकर के जा रहे हैं, संदेश को पहुँचाने का काम ये कर रहे हैं। है ना? ये कुछ इन्फॉर्मेशन को या फिर कुछ संदेश हैं जिनको पहुँचाने का कार्य करते हैं। ऐसे केमिकल मैसेंजर्स, ऐसे रासायनिक वाहक जो हमारे शरीर के किसी भी एक अंग से दूसरे अंग तक कुछ रासायनिक संदेशों को पहुँचाने का कार्य करते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम हार्मोन कहते हैं। ऐसे रासायनिक वाहक को हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है भाई? जैसे अब देखो हार्मोन की सबसे बड़ी पहचान कौन है? क्या है? हार्मोन ना ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनका श्रवण कोई दूसरा ऑर्गन कर रहा होता है। यानी कि इनका निर्माण या फिर अगर मैं सीधा-सीधा कहूँ, इनका श्रवण यानी कि these will be secreted by some other organ। एक ऑर्गन होगा जो क्या कर रहा होगा? इसका श्रवण कर रहा होगा, इनको छोड़ रहा होगा, इनको सिक्रेट कर रहा होगा। और इस ऑर्गन ने क्या किया? एक केमिकल मैसेंजर को छोड़ा और ये दूसरे ऑर्गन तक पहुंचे और इसका जो साइट ऑफ एक्शन है, तो साइट ऑफ एक्शन कोई दूसरा ऑर्गन होगा। अगर हम इसके साइट ऑफ एक्शन की बात करें, बेटा साइट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? साइट ऑफ एक्शन से सीधा मतलब है यानी कि इनका जो कार्य क्षेत्र होगा वो कोई दूसरा अंग होगा। अगर हम इनके कार्य क्षेत्र की बात करें, अगर हम इनके साइट ऑफ एक्शन की बात करें, तो इनका साइट ऑफ एक्शन कोई दूसरा ऑर्गन होगा। देखो कैसे? अगर हम बात करते हैं यानी कि इनको छोड़ता कौन है? इनको कोई दूसरा छोड़ेगा। ठीक है? इनको तब सिक्रेट किया जाएगा। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं, व्हाट आर द हार्मोन्स? सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। इस सेल ने क्या किया? रसायन को छोड़ा, ब्लड में छोड़ दिया हार्मोन को। एक सेल ने क्या किया? ब्लड को छोड़ा। कहाँ मतलब इसने क्या किया? इसने किसी हार्मोन को छोड़ा। हार्मोन को ब्लड में छोड़ दिया हमारे और ये ब्लड के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? दूसरे ऑर्गन में पहुँच जाएगा, हमारे किसी भी दूसरे अंग में पहुँच जाए। ठीक है? बस अब देखो यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे? ये हमारे एक अंग से दूसरे अंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखो, चीज़ को समझना, एक बेसिक चीज़ को यहाँ पे समझना। हमने क्या कहा था? अभी हमने चैप्टर नहीं शुरू किया। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। चीज़ों को मैं समझा रही हूँ आपको। चैप्टर भी शुरू होगा, चैप्टर पे भी पहुँचेंगे। टाइम लगेगा क्योंकि मुझे आपको अभी उस लेवल पे लाना है। कुछ टर्म्स हैं जो मैं बार-बार यूज़ करूँगी, फिर मैं बार-बार उन टर्म्स के बारे में नहीं बताऊँगी आपको। तो आप एक चीज़ समझिएगा देखो, हमारा नर्वस सिस्टम भी क्या कर रहा है? को हमारे पूरे शरीर में हमारी नर्व्स फैली हुई है, हमारे सर से लेकर के पैर तक। ठीक है? आपको पता है हमारी रीढ़ की हड्डी में 31 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। इसके अलावा 12 जो होती हैं, 12 हमारी सर्विकल नर्व्स होती हैं। ठीक है? अलग-अलग नर्व्स हमारी बॉडी में है। जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारे शरीर के हर एक अंग तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है? ये वहीं तक पहुँच पाता है, जहाँ तक हमारी नर्व्स हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है? नर्वस सिस्टम जो है, हमारे यूट्रस को कंट्रोल नहीं कर सकता। नर्वस सिस्टम हमारे स्टमक को कंट्रोल नहीं कर सकता। नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। जहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक हमारी हॉर्मोन्स पहुँच पाते हैं। होता क्या है, ये जो ग्लैंड्स तब हार्मोन को सिक्रेट करेंगी, तो हार्मोन को कहाँ पर सिक्रेट करती हैं? तो हमने क्या कहा कि भई ग्लैंड्स क्या करती हैं? ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रेट करती है और ये क्या करेगी? हमारे किसी भी एक अंग से दूसरे अंग रासायनिक संकेतों को पहुँचाएगा। जब ये रासायनिक संकेतों को पहुँचा रहा होगा, ये जो हार्मोन का सिक्रेशन हुआ है, इस हार्मोन को कहाँ पर छोड़ा गया? तो ये जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन को छोड़ा गया हमारे ब्लड के अंतर्गत, इस हार्मोन को छोड़ा गया हमारे रक्त के अंतर्गत। और आपको पता है रक्त को हमने क्या कहा था? रक्त को हम सभी जानते हैं कि इसको हम संयोजी ऊतक
कहते हैं ब्लड इज नॉन एज द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम क्या कहते हैं? ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो हमारे शरीर के किसी भी एक अंग को किसी भी दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करती है। तो हमारे शरीर को किसी भी एक अंग से दूसरे अंग तक जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक कनेक्टिव टिश्यू, एक संयोजी ऊतक जिसको हम ब्लड कहते हैं। तो ब्लड तो हमारे शरीर के एक-एक अंग तक पहुँचा हुआ है। आपके शरीर के किसी भी अंग का ऑपरेशन हो, वो कहीं पर कट लग जाए, मान लीजिए आपके हाथ में कट लग गया, पैर पे कट लग गया, स्टमक में लग गया, लिवर में लग गया, ठीक है? हाँ, कहीं पर भी किसी भी स्किन में आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कट लग जाता है तो ब्लड बहना शुरू कर देता है, क्योंकि रक्त हमारे एक-एक अंग तक गया हुआ है। ठीक है? तो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट किए हुए कौन है? तो हमारे शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट किया हुआ है ब्लड ने, ये कनेक्ट किया हुआ है हमारे रक्त ने, इसीलिए हम रक्त को कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक कहते हैं। अब हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ हुआ? ब्लड में हुआ। तो ये हमारे ब्लड के थ्रू किसी एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचता है। तो यानी कि इस बात को ऐसे समझिएगा, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बात को ऐसे समझना है आपको। देखो, ये सेल है जिसने हार्मोन को सिक्रेट किया ब्लड में। उसने क्या कर दिया? हमारे ब्लड में इस हार्मोन को सिक्रेट कर दिया। अब ये हार्मोन ब्लड में आया और ब्लड में आने के बाद ये कहाँ? अपने साइट ऑफ एक्शन, जिस भी सेल पे इसे काम करना होगा वहीं पहुंच जाएगा। अब इस बात को ऐसे समझना। आप इस हाँ जी, ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड बिल्कुल मिलेगी। इस बात को आप ऐसे समझना। आपके दर्द था पैरों में, आपके हाथ आप गिरे, आपको चोट लगे, भगवान ना करे ऐसा हो, बस एग्जांपल दे रही हूँ। आप गिरे और आपके हाथ में चोट लग गई। आपके पेन हाथ में है, ठीक है? आपने क्या किया? आपने दवाई ली, आपने एक पेन किलर लिया। पेन किलर कहाँ पे पेन किलर आपने खाया, वो पेन किलर गया कहाँ? आपके स्टमक में गया है। अब स्टमक में क्या है? ब्लड है कि नहीं है? स्टमक में क्या है? कुछ केमिकल्स हैं, तो कुछ केमिकल्स के साथ एंजाइम्स के साथ वो दवाइयाँ मिक्स होंगी और वो कहाँ पहुँचेंगी? वो एंजाइम्स, वो हार्मोन्स क्या करेंगे? उन दवाइयों को लेकर आएँगे और कहाँ पर? हमारे शरीर के जिस अंग में या फिर जिस सेल में पेन होगा, उस सेल तक उसको पहुँचा देंगे। तभी आपके हाथ का दर्द बंद होगा। तो हमारे शरीर में जो क्रियाएँ चल रही, भई खाया तो तुमने स्टमक में है ना, तो स्टमक में कोई दर्द था। तो आपके इस पार्ट तक कैसे पहुँचेगा वो? तो हमारे ब्लड के थ्रू होते हुए सिग्नल्स जाएँगे। ब्लड के थ्रू होते हुए एंजाइम्स क्या करेंगे? हार्मोन्स क्या करेंगे? उन संकेतों को लेकर के आएँगे। हार्मोन्स ने क्या किया? हमारे स्टमक से कुछ एंजाइम आए, कुछ हार्मोन्स आए, उन्होंने उन एंटीबायोटिक्स को या फिर वो जो पेन किलर आपने लिए हैं, उनके संकेतों को लिया, उनके संदेशों को पकड़ा, उनकी इन्फॉर्मेशन को पकड़ा, जिस में आपकी चोट लगी थी, उस ऑर्गन तक पहुँचा दिया। So these are known as the chemical messengers। हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? तो हार्मोन को हम जानते हैं रासायनिक वाहक नाम से। ठीक है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने क्या कहा है कि भाई इनका श्रवण कोई दूसरा अंग करता है और इनका कार्यक्षेत्र कोई और करता है। ये ऐसे है कि हम रहते कहीं और है और काम हम कहीं और करने जाते हैं, अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए कार्यक्षेत्र हमारा कहीं और होता है। रहते घर में, पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं। समझ रहे हो बात को? चलो। तो ये थी 3 टर्म्स, जिन 3 टर्म्स के बारे में आप समझ चुके होंगे कि तीनों का डिफरेंस क्या है। तो अब एक छोटा-सा क्वेश्चन और उसके बाद आज के सेशन की करेंगे हम समाप्ति। चलिए, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सो हियर वी आर स्टडीइंग अबाउट द ग्लैंड्स। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं आपसे हार्मोन्स के बारे में। ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है? अगर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ ग्लैंड्स या फिर ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाई ग्रंथियों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो ग्रंथियों के अध्ययन को कहा जाता है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। इसको हम एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है? प्रकाश बेटा, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। इसका मतलब आपका बेसिक्स बेटा क्लियर नहीं है।
प्रकाश, आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब अगर इतने आसान शब्दों में कही हुई बातें अगर आपको नहीं समझ आ रही है, पेशेंस रखो, 1 दिन में आपको समझ भी नहीं आएगा। आपको बहुत लंबा अभी खेलना है। आपको लगेंगे 5, 6, 7 महीने लगेंगे एक-एक चीज़ को समझते हुए। चैप्टर बाय चैप्टर तब आप पढ़ते हुए जाओगे, चीज़ें आपको समझ आएगी। 1 दिन में आप डॉक्टर नहीं बनने वाले। प्रकाश, दोबारा मैसेज मत करिएगा कि मैम को समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। आपने नहीं पढ़ा हुआ तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको 5-6 महीने लगेंगे, 5-6 महीने तक, ठीक है? 5-6 महीने तक कंटीन्यूअसली आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़नी है, तब सारे चैप्टर कवर हो जाएँगे, अपने आप समझ आ जाएगा। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, स्टडी ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाई, हार्मोन के अध्ययन को भी क्या कहा जाता है? दिस इज आल्सो नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। ये भी किसका पार्ट है? दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इसको हम किसके अंदर? एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो, अगर आपसे अलग अलग पूछे, स्टडी ऑफ ग्लैंड या फिर स्टडी ऑफ हार्मोन, या फिर दोनों को कंबाइंडली पूछ ले, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, यानी कि ग्रंथि और हार्मोन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ग्रंथि और हार्मोन के अध्ययन को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम किस नाम से जानते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी का नाम हम देते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम बहुत सारी चीजें आगे हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। हु हैज डिस्कवर्ड हार्मोन? हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल स्टारलिंग। अर्नेस्ट हैकल स्टारलिंग नामक एक साइंटिस्ट है। अर्नेस्ट हैकल स्टारलिंग नामक एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, या फिर आपको इनका नाम एच स्टारलिंग लिखा मिल सकता है। सिर्फ आपको एच स्टारलिंग के नाम से इनका नाम लिखा मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। पूरा नाम है अर्नेस्ट हैकल स्टारलिंग। ठीक है? अब अर्नेस्ट हैकल स्टारलिंग के द्वारा सबसे पहले एक हार्मोन खोजा गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन? तो भाई, सबसे पहला खोजा गया जो हार्मोन है, दैट इज सीक्रेटिन। ये कौन सा हार्मोन है जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी? तो सबसे पहले सीक्रेटिन नाम का एक हार्मोन है जिसकी खोज की गई थी। और इस हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सो दैट वाज बाय द अर्नेस्ट हैकल स्टारलिंग। और ये जो सिक्रेटिन नाम का हार्मोन है, इसका श्रवण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के हवाले है। विच ऑर्गन या फिर विच ग्लैंड सिक्रेट्स द सिक्रेटिन हार्मोन? सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन की खोज अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा की गई थी। यह हार्मोन किस अंग के द्वारा स्रवित किया जाता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के हवाले। ठीक है? बस, बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इज इट क्लियर? एक बच्चा कह रहा है मैं डॉक्टर नहीं बनना है। साहिल, बायोलॉजी मत पढ़ो। 3 ही क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के बेटा। ठीक है? आप जैसे बच्चों के लिए ना मेरे पास एक बहुत बढ़िया, अभिषेक स्पेसिफिकली आपके लिए है। भाई, बाकी किसी स्टूडेंट पे ये चीज लागू नहीं होती। ये चीज सिर्फ अभिषेक पर लागू होती है, अगर थोड़ी सी बाद में शर्म इनको आ गई तो। ठीक है अभिषेक, बेटा बायोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके प्री में। ठीक है? मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? मतलब अगर 2 से 3 क्वेश्चन आए तो 6 नंबर, अगर 4 क्वेश्चन आ गए 12 नंबर। ठीक है? 6 नंबर और 12 नंबर को छोड़ के आ जाओ, मैटर ही नहीं करता, बायोलॉजी पढ़ना छोड़ दो। डॉक्टर नहीं बनना, बायोलॉजी पढ़ना छोड़ दो। ठीक है?
ठीक है, दिलीप जी हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, अभी कितने लोगों को समझ आया कि नहीं? ये बताइएगा जल्दी से। कोई भी डाउट अगर है तो अब आप मुझे डाउट बता सकते हो। देखो टाइम जो रहेगा, टाइम रहेगा हमारी क्लास का 7:30, 7:30 से 8:30 तक हमारी क्लास चलेगी, ठीक है? ठीक है भई? तो साहिल आप डॉक्टर मत बनिए। सुनील जी का कमेंट है, मैं फर्स्ट टाइम स्टडी कर रही हैं बायो। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू मैम। अरे वाह! थैंक यू सो मच सुनील जी। चलिए, प्रकाश आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, बट जेन्युइन क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। नहीं, क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटे की है, 2 घंटे की बिल्कुल नहीं होगी। बेटा हार्मोन का प्रोडक्शन ग्लैंड्स करते हैं, हार्मोन का ग्रंथियाँ करती हैं। डन? चलिए, चलिए सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई दिक्कत नहीं है अमित, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, किंग बिल्कुल एक बार फिर से क्लास देखिएगा। आज तो हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है, चैप्टर कल शुरू होगा। थैंक यू सो मच तन्नु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रिंस, लक्ष्मी।